जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू करवाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। चलो दोस्तों, इसी साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन को उत्तर देना है। आपको बताना है कि सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और रूस। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पर? अफ्रीका में। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, जीरो देशांतर रेखा, पूर्व 90 डिग्री, पूर्वी देशांतर रेखा, 180 देशांतर रेखा। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा कौन सी है, तो कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी, 180 देशांतर होगा दोस्तों। कौन सा होगा? डी बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है पुनः जागरण का जनक? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन 3, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों, कौन कौन सा आंसर होगा। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, अरबों के द्वारा या यूनानियों के द्वारा। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो किसने किया भारत पर पहला विदेशी आक्रमण? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें ईरानियों ने भारत पर पहला आक्रमण किया दोस्तों। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी में, अबुल फजल ने, ईश्वरदास ने, अब्दुल लतीफ ने। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो कौन है जिसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर आते हैं, आप क्वेश्चन नंबर लिख के उसका ऑप्शन कमेंट सेशन में दे दो। चलो दोस्तों, एक साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल की कौन सी घटनाएं वायुमंडल की मौसमी घटनाएं किस परत पर होती है? वायुमंडल की मौसमी घटनाएं किस परत पर होती हैं? सौरमंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल। तो मौसमी घटनाएं कौन सी परत पे होती है? तो सौरमंडल में वायुमंडल की मौसमी घटनाएं होती है। आंधी, तूफान, बाढ़, वर्षा, ये कहां पर होते हैं? सौरमंडल में होते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन सा था? दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले में से एकमात्र हिंदू राजा कौन सा था? भारमल, टोडरमल, बीरबल और मानसिंह। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें से? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बीरबल। बीरबल ने दीन ए इलाही धर्म का स्वीकार किया था दोस्तों। ध्यान में रखना, कौन सा राइट होगा? बीरबल। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को, रूस को, अमेरिका को या चीन को। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है दोस्तों। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान। चारों में से राइट आंसर क्या होगा?
खैबर दर्रा कहाँ पर है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें, पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में खैबर दर्रा स्थित है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो कहां पर है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि सर्वोच्च न्यायालय में, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर उसका उत्तर देना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या लोकसभा को? तो किसे प्राप्त है संख्या में वृद्धि करने की शक्ति? तो चारों में से कौन सा राइट होगा? तो दोस्तों ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, संसद को। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में संख्या वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? व्यापार, वाणिज्य, कृषि या इनमें से कोई नहीं? तो क्या था बताओ, इन चारों में से बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा क्या था उद्देश्य? कृषि। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। आपको बताना है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या व्यापारिक बैंक द्वारा? तो किसके द्वारा मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो बताओ चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई के द्वारा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के बाद, सॉरी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय लेता है? सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद में निर्णय लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति? तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद में निर्णय लेता है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। सेज का पूरा नाम क्या है? SEZ का पूरा नाम क्या है? सदर्न इकोनॉमिक जोन, साउथ यूरोपियन जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल ईस्टर्न जोन? चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। सेज का पूरा नाम। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ध्यान में रखना दोस्तों, क्या नाम होता है सेज का? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि आईपीसी, तो बताओ दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपको बताना है कि आईपीसी के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? आईपीसी की निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? धारा 364, धारा 370, धारा 369, धारा 352? तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद, किस धारा के तहत दिया गया है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सी धारा है? धारा 370। धारा 370। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह? चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा राइट आंसर इसमें? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया दोस्तों।
चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया। उड़ीसा, छोटा नागपुर, बीजापुर, गोलकुंडा। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? कौन सा राइट आंसर है? कोहिनूर हीरा कौन सी खान से निकाला गया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोलकुंडा से। कौन सी खान से? गोलकुंडा से। दोस्तों ध्यान में रखना, चौथा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा। तो कौन लगाता है भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग? चारों में से राइट आंसर क्या होगा? कौन सा राइट आंसर है? तो ऑप्शन दो बिल्कुल राइट आंसर होगा, राज्यसभा द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा। चलो दोस्तों आपको ये पूछे कि क्यों लगाया जा सकता है, क्यों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है दोस्तों, इसलिए राज्यसभा को ही ये अधिकार प्राप्त है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई? अमेरिका में, सिंगापुर में, लंदन में और भारत में। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? कौन सा राइट आंसर होगा? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई? दोस्तों आपको यह बताना है कमेंट सेशन में कि किसने किया आजाद हिंद फौज की स्थापना। आपको इसका उत्तर कमेंट सेशन में देना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कहां पर की गई? सिंगापुर में की गई दोस्तों। कहां पर की गई? सिंगापुर में। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? रॉबर्ट ब्राउन, विलियम बेंटिंक, चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो प्रथम वायसराय कौन था भारत का? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि मेघदूत के लेखक कौन है। मेघदूत के लेखक कौन है? तुलसीदास जी, कालिदास जी, वाल्मीकि जी या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ मेघदूत के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दो बिल्कुल राइट हो जाएगा, कालिदास जी मेघदूत के लेखक है दोस्तों। कौन है? कालिदास जी मेघदूत के लेखक है दोस्तों। तुलसीदास जी किसके लेखक है? रामचरितमानस के। किसके? रामचरितमानस के। और रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा? किस देश से नहीं गुजरती कर्क रेखा? तो ऑप्शन दो बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती दोस्तों। ध्यान में रखना, पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से भारत के कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया दोस्तों? 1954, 1955, 1950, 1951। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1954 को। 1954 को। इसकी डेट पूछिए तो आपको डेट बतानी है कितनी? 14 मई। ये क्वेश्चन कल भी करवाया था मैंने। कभी डेट कब थी? 14 मई 1954। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया था दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1971 को, 1972 को, 1975 को या 1976 को। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? कौन सा राइट आंसर होगा कि मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए भारतीय संविधान में? तो कब किए गए? 1976 को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। तो चौथा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं।
आपको पता नहीं अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी, रानी दीदा। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली सल्तनत की थी दोस्तों। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? सुधार लेना इस क्वेश्चन को। तो बताओ कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। रजिया सुल्तान भारत की या दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? जो ज्वार, गेहूं और मक्का। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। गेहूं से हरित क्रांति का संबंध था। आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपका अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना है, यदि आपको ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं दे तो आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट करना है? तो आंध्र प्रदेश करना है। आपको धान का कटोरा पूछे तो आपको छत्तीसगढ़ ऑप्शन में ना दे तो कौन सा करना है? आंध्र प्रदेश। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना कि भारत में राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। महाधिवक्ता की नियुक्ति पूछ रहा है वहां पर। तो राज्यों के राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है राज्यों में? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्यों के राज्यपालों द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। अब महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है, ध्यान में रखना। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? वरुण, शनि, प्लूटो, शुक्र। तो किस ग्रह को कहा जाता है बोना ग्रह? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है, ध्यान में रखना। प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें चारों में से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। कहां पर हुई थी गोलमेज सम्मेलन? लंदन में दोस्तों। कहां पर हुई थे? लंदन में। तो कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? 1931 में। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला कब हुआ था? 1930 में। और तीसरा कब हुआ? 1932 में। ध्यान रखना, पहला कब हुआ? 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंग, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? चारों में से कौन सा है जो
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों, ध्यान में रखना। और विलियम बेंटिंक के बारे में पूछे तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, और यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था दोस्तों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यही था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, बप्पा रावल। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। इसका अदर नेम पूछे, अन्य नाम क्या है कीर्ति स्तंभ का? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ या विष्णु स्तंभ, दोनों याद रखना, विजय स्तंभ या विष्णु स्तंभ। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, काला, बैंगनी या सतरंगी? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश? तो काला दिखाई देता है दोस्तों। कौन सा? काला। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। यहाँ पर कंप्यूटर माउस पूछ रहे हैं आपको। डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओएनियल कुगर, रॉबर्ट वाकी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनवाया? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, विलियम इंग्लिश ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया, पहला कंप्यूटर माउस बनाया। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि तंबाकू में कौन सा घटक, तंबाकू में वह कौन सा घटक है जो मानव के लिए हानिकारक है? तंबाकू में वह कौन सा घटक है जो मानव उपयोग के लिए हानिकारक है? मार्फिन, निकोटीन, हेरोइन या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा घटक है तंबाकू में? वह निकोटीन होगा दोस्तों। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, यह मानव के लिए हानिकारक होता है दोस्तों, ध्यान में रखना। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है और यह मानव के लिए हानिकारक होता है। चलो अगला क्वेश्चन, कि जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार कैसा होता है? जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार कैसा होता है? घटता है, बढ़ता है, भार समान रहता है या कोई परिवर्तन नहीं होता? तो लोहे पर जंग लगने पर उसका भार कैसा होता है? उसका भार बढ़ जाता है दोस्तों, उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार बढ़ जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी, 7 जनवरी, 14 जनवरी या 20 जनवरी? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किस दिन पृथ्वी सूरज के सबसे निकट होती है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है दोस्तों। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है दोस्तों, 3 जनवरी को। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तेल उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा दोस्तों कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में, डेसिमल में? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो चारों में से कौन सा होगा बिल्कुल राइट आंसर? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाइनरी में, बाइनरी में, बाइनरी में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको।
एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्करवर्धन, बिंदुसार। तो कौन है कादम्बरी के लेखक? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक है। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि विशाल स्नानघर के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? विशाल स्नानघर के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना दोस्तों। विशाल स्नानघर सभ्यता के साक्ष्य का दोस्तों विशाल स्नानघर के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानघर के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि LAN का पूरा नाम क्या है? LAN का पूरा नाम क्या है? लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लीनियर एरिया नेटवर्क। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? LAN का पूरा नाम क्या है? तो कौन सा है बिल्कुल राइट आंसर? दूसरा, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि काली मौत के नाम से कौन सी बीमारी को जाना जाता है? काली मौत के नाम से कौन सी बीमारी को जाना जाता है? प्लेग, पीलिया, टाइफाइड, कोरोना। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? काली मौत के नाम से कौन सी बीमारी को जाना जाता है? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? तो ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा, इसमें पीलिया को जाना जाता है। पीलिया को काली मौत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों प्लेग के बारे में किससे फैलता है? प्लेग के पूछे तो आपको ये चूहों से फैलता है, चूहों से फैलता है प्लेग, ध्यान में रखना। और इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? पीलिया। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि बादलों की मात्रा और गति को किस में मापा जाता है? बादलों की मात्रा और गति को किस में मापा जाता है? बैरोमीटर में, लिटोमीटर में, नेफोमीटर में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में मापा जाता है बादलों की मात्रा और गति को? तो दोस्तों ये हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए आप, कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेफोमीटर में बादलों की मात्रा और गति को मापा जाता है दोस्तों। ध्यान में रखना किस में मापा जाता है? नेफोमीटर में। चलो दोस्तों इस साथ हमारे आज का ये सेशन समाप्त होता है। इसी के साथ आज का हमारे ये सेशन दोस्तों समाप्त होता है। आशा करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको कमेंट करना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अलविदा लेने के साथ मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कर देना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।